दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, बीके स्टडीज़ आपके लिए लगातार सीरीज ला रहा है जिसमें शुरू के 3 दिन पॉलिटी, हिस्ट्री और हिंदी की वीडियो रहती हैं। अंत के 3 दिन साइकोलॉजी, ईवीएस और साइंस की वीडियो रहती हैं। ये सीरीज लगातार चल रही है और आप लोगों का भी प्यार मिल रहा है और यही हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि आप किसी वीडियो को देखने का फ़ायदा तब है, आप डाउनलोड करके रख लेते हैं, लेकिन डाउनलोड कर कर रखना नहीं है। अगर आप पूरे दिन में 20 मिनट अपने आप को दे पाते हैं और टोटल तीनों वीडियो को अगर 1 घंटा आप डेली अपने आप को दे पाते हैं, तो आपका नियमित रिवाइज़ होता रहेगा और ये आगे बढ़ता रहेगा। आइए शुरू करते हैं। और आज के वीडियो पर देखिए, कल तक हमने पढ़ा था कि प्लासी के युद्ध की जो पृष्ठभूमि थी पूरी तरह तैयार हो गई थी। तो आज हमारा प्रयास रहेगा ना सिर्फ प्लासी, प्लासी के बाद बंगाल के जो नवाब आए और अंग्रेजों ने कैसे सत्ता धारण की और उसके बाद कैसे बक्सर का युद्ध बना और फिर कैसे इंग्लैंड पावर में आया। तो इस बात को आगे बढ़ाते हैं। आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू बीके स्टडीज। देखिए, बीके स्टडीज आपके लिए यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम सब तरीके से आपके लिए डाटा प्रोवाइड करा रहा है। आप नियमित स्टडी करते रहिए और चैनल के साथ बने रहिए। देखिए, कल हमने ये सब पढ़ लिया था, अलवर्दी खां। अब बात आती है प्लासी के युद्ध की। देखिए, प्लासी के युद्ध के 3 कारण मुख्य थे। देखिए, एक तो प्लासी के युद्ध का कारण था कि अंग्रेजों द्वारा तोपें लगाई जानी किले पर और किले का निर्माण करना। दूसरा कारण जो प्लासी के युद्ध का था वो लगभग 1 साल पहले था। 1 साल पहले जब वो तोपें लगाई जा रही थी तो वहाँ पर नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को भगा दिया था। लेकिन बताया जाता है कि हॉलवेल कि उनने कुछ अंग्रेजों को बंद कर दिया था काल कोठरी में, जिसके कारण एक व्यक्ति जिंदा बचता 23 लोगों के साथ। तो उसने पूरी घटना बताई। कुछ इतिहासकार इसे मनगढ़ंत मानते। ये एक आधार था अंग्रेजी सत्ता के लिए कि उसको आधार बनाए। और साथ ही जो बंगाल के नवाबी पद को लेकर आंतरिक कलह था, जो अब अपने नाती को जब वो बनाकर गए थे, तो इसके बाद जो उसकी मौसी थी वो सत्ता हासिल करने के लिए लड़ रही थी। तो इस कारण यहाँ से अब इस चीज को पूरा पढ़ेंगे और धीरे धीरे एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। देखिए, सिराजुद्दौला ने 1756 में अंग्रेजों की कासिम बाजार स्थित कोठी पर 15 जून को आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया। अब देखिए क्या करते हैं कि जब इसे खबर मिली थी कि वो अंग्रेज तोपें लगा रहे हैं अपने किले पर, तो इसने क्या किया, वहां जाकर एक भारी सेना लेकर गए और ले जाकर उन पर कब्जा कर लिया और उन्हें मारकर भगा दिया। 20 जून 1756 को कलकत्ता में हुगली नदी के तट पर स्थित फोर्ट विलियम, याद रखिए कई बार पूछा जब भी जाता है फोर्ट विलियम कॉलेज, तो फोर्ट विलियम जो था, किला जो था, वो हुगली नदी के किनारे उस पर अपना अधिकार कर लिया और अंग्रेजों को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। इंपॉर्टेंट नोट वाली बात यह है कि उस समय जो अंग्रेज गवर्नर था वो था ड्रैक, अंग्रेज गवर्नर ड्रैक, और सेनापति मिंचन मिंचिन और मिंचिन को कहाँ जाकर, फुल्टा द्वीप पर। देखिए, एक बार याद रखेंगे कि इस फुल्टा द्वीप के बारे में मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। जब पहले डच व्यापारी आए थे तो डच व्यापारियों को भी फुल्टा द्वीप की तरफ, क्योंकि फुल्टा द्वीप क्या था, एक खंडर था और बहुत भयानक, और वहां पर ज्वालामुखी आते रहते थे, तो जिस कारण उस पर कोई जाना पसंद नहीं करता था। अब फोर्ट विलियम पर कब्जा के दौरान 146, देखिए जिस घटना की मैंने बात करी थी वो घटना यही है। 146 अंग्रेज बंदी बनाए गए जिसमें स्त्री और बच्चे शामिल थे। उन्हें नवाब सिराजुद्दौला के अधिकारियों द्वारा एक छोटे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। कहा जाता है ये जो कमरे का साइज था वो साइज था 18 बाई 15, 18 बाई 15 के, उसमें इतने सारे लोगों को बंद कर दिया जाता है। तो 146 लोग 18 बाई 15 के, और कर दिया। जब अगली सुबह वो कोठरी खोली जाती है तो उसमें 23 लोग ही जीवित बचते हैं, जिसमें एक हॉलवेल था। कौन था? हॉलवेल। इस घटना को उसने अंग्रेज अफसरों तक, ये कहें घटना को बढ़ाया, बल्कि इसका प्रचार प्रसार किया और पूरे विश्व को अवगत कराया कि इन्होंने हमारे पास
साथ ऐसा किया है तो अब हमारे पास पर्याप्त कारण है इन पर हमला करने का। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज जो कारण ढूंढ रहे थे उसको हॉलबेल ने और आगे बढ़ाया, और इतिहास में यही घटना काल कोठरी या ब्लैक होल की घटना के नाम से प्रसिद्ध है। याद रखेंगे, 1756 की काल कोठरी घटना या ब्लैक होल घटना, याद रखेंगे कब? 20 जून 1756। आगे बढ़ते हैं। कुछ इतिहासकार इसे मनगढ़ंत मानते हैं। इसी काली कोठरी की घटना के बारे में अंग्रेज काफ़ी क्रोधित हुए। देखिए मैंने बताया कुछ मनगढ़ंत, लेकिन इसका जो प्रभाव पड़ा कि प्रभावित हुए, और उस समय मैंने बताया था कि रॉबर्ट क्लाइव आ चुका था जो कि एक क्लर्क से सेनापति बन चुका था, और अब एडमिरल वाटसन के साथ अब होता क्या है कि जो कारण बनते हैं, देखिए ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर, तो ये जो एरिया था ये यहाँ पर मद्रास थे, और यहाँ पर तो ये उस समय मद्रास में था, क्योंकि इसे जो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध चल रहा था ये वहाँ पर कंट्रोल कर रहा था। लेकिन अब इसे सेना लेकर भेज दिया जाता है कहाँ? कलकत्ता के लिए। तो ये जाता है और सिराजुद्दौला से क्या कर लेता है, तो सिराजुद्दौला की सेना को काफ़ी क्षति होती है, जिस कारण वहाँ पर एक संधि होती है, अलीनगर की संधि। अलीनगर जिसे कलकत्ता के नाम से, अब वर्तमान में कलकत्ता के नाम से जाना जाता है। इस संधि के फलस्वरूप अंग्रेजों को बंगाल में किलेबंदी की अनुमति प्राप्त हो गई। अब क्या हुआ, इस संधि से इन्हें किलेबंदी की अनुमति प्रदान हो गई, और इस संधि के बाद अंग्रेज और आक्रामक हो गए। उन्होंने फ्रांसीसियों के अधिकार जो चंद्रनगर, जो कि मुख्य तौर पर फ्रांसीसियों के में, उस पर भी कब्जा कर लिया। अब इन्होंने फ्रांसीसियों से भी चंद्रनगर छीन लिया। अंग्रेजों की ऐसी गतिविधियों को देख सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर पुनः आक्रमण करने की तैयारी की। अब यहां से नींव पड़ती है, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि ये अब सत्ता के लिए लालची हो चुके हैं और सत्ता की भूख इन्हें, इस कारण उसने भी अपनी सेना तैयार की। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का, अब क्या करते थे अंग्रेज, बड़ी कूटनीति से काम लेते थे। इन्होंने क्या किया, देखा कि मीर जाफर उसके साथ है, तो जो कमजोर कड़ी होती थी ये उसको लालच दे देते, प्रलोभन दे देते थे। तो इन्होंने लालच देकर अपनी तरफ, मीर जाफर सिराजुद्दौला से विश्वासघात करने को तैयार हो गया। सिराजुद्दौला के दरबारी में भी कुछ विरोधी थे, जिसमें मैंने बताया था एक तो उसकी मौसी थी। अब जो कल मैंने बताया था तो क्या था, देखिए यहाँ पर जो कहानी शुरू हुई थी कल, वो ये थी कि 3 थे। तो यहाँ पर पूर्णिया थी, यहाँ पर पटना था, और यहाँ पर ढाका। तो ढाका में जो मौसी थी इनकी, वो घसीटी बेगम थी। कौन थी? घसीटी बेगम। और पूर्णिया का जो नवाब शौकत जंग, यानी वो इसकी इस वाली मौसी यानी पूर्णिया का, और पटना की ये खुद था लड़का। साथ ही जाफर और नवाब दीवान राम दुर्लभ और बंगाल का जगत सेठ और महावत चंद और दीवान अमीन चंद, ये भी इसके विरोधी हो गए थे, क्योंकि ये घसीटी बेगम का साथ दे रहे थे, इधर ये इसका साथ दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं इसके खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र स्टार्ट हो गया, जिस कारण अंग्रेजों ने इसका बहुत लाभ उठाया। आइए शुरू करते हैं। देखिए 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी नामक स्थल पर ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला की सेना के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजी सेना की कमान रॉबर्ट क्लाइव और नवाब की सेना की कमान मीर जाफर ने संभाली। अब क्योंकि मीर जाफर को पहले ही मिला चुके थे, तो उतनी पावर से युद्ध लड़ा ही नहीं, और उसके विश्वासघात के कारण क्या हुई, सेना की हार हुई और सिराजुद्दौला को बंदी बनाकर दंड स्वरूप गोली मार दी गई। अब प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत के फलस्वरूप अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर से किए गए वादे के अनुसार मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बना दिया। बंगाल का नवाब बनते ही मीर जाफर ने अंग्रेजों को 24 परगना, एक क्षेत्र होता है परगना, की जिम्मेदारी सौंप दी, और बंगाल, उड़ीसा, बिहार पर अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को, याद रखेंगे, बंगाल, उड़ीसा और बिहार की कंपनी पर मुफ्त व्यापार करने की छूट दे दी। यानी अब इनका व्यापार वहां पर ये मुफ्त में करते, कोई टैक्स नहीं। मीर जाफर अंग्रेजों की हाथ की कठपुतली मात्र था, यानी अंग्रेज उससे कहते थे, जो कहते थे वो ये कर देता था। मीर जाफर अंग्रेजों की मनमानी और मांगों को पूर्ण ना कर सका, तो उसने
बंगाल के नवाब की गद्दी से हटाकर अब किसे बैठा दिया? मीर कासिम को। जब उसने मना कर दिया करने से तो इन्होंने किसे बना दिया? मीर कासिम। तो 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब अंग्रेजों से मिल गया। इस कारण अंग्रेजों की युद्ध में जीत हो गई। अब मृत्युदंड देकर जब नियुक्त किया तो मीर जाफर कठपुतली मात्र था, यह भी मैं बता चुका। मन मुताबिक कार्य कर रहा था, प्रतिदिन मांगे बढ़ी। तो अब इन्होंने हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को, अब क्या करें इन्होंने, उसे तो हटा दिया, अब उसकी जगह किसे बिठाएं? तो उसके दामाद। अब हालांकि सत्ता वंशानुगत चलती थी, लेकिन अब ये मनमानी करने लगे थे। उधर मुगल मुगल शासन भी अपना प्रशासन खो चुका था। तो इस कारण एक बहुत ही भयावह स्थिति, और इसी समय मराठे पावरफुल स्थिति में। देखिए 1761 में पानीपत का युद्ध भी होगा, लेकिन उसको हम मराठे वाले चैप्टर में कवर करेंगे। तो याद रखेंगे इस समय कई महत्वपूर्ण युद्ध हुए। एक तो प्लासी का युद्ध, एक पानीपत का युद्ध, और एक आपका बक्सर का युद्ध। अब मीर जाफर, प्लासी की सफलता के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। 57 से 60 तक रहा, बांट और राज्य करो। अब नवाब बनने के पश्चात ही दुरुपयोग करने के बीच में खटास आ गई, तो इसे हटा दिया, ये मैं पीछे ही बता चुका हूँ। अब दोबारा से मीर कासिम को बना दिया। अब मीर कासिम अलवर्दी खां के बाद बंगाल का दूसरा सबसे योग्य नवाब था। उसने अपनी राजधानी, अब इसने क्या किया कि अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचा रहे, इसलिए इसने अपनी राजधानी उठाई और मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, कि ताकि वो मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र से दूर रहे। कलकत्ता से दूर होने के कारण अंग्रेजी हस्तक्षेप भी। अब 63 में फिर आता है। फिर मीर कासिम को हटाने के बाद मीर जाफर को दोबारा बना दिया। अब बंगाल का नवाब पुनः बना दिया। इस प्रकार कंपनी की सभी छूट, बक्सर का युद्ध हुआ। अब इसी के समय में जब मीर जाफर दोबारा बनता है तो उसके बाद युद्ध की नीति तैयार होती है, और वो युद्ध होता है बक्सर का युद्ध। देखिए पटना, अब इसने क्या किया था कि 1763 में जब मीर जाफर को नवाब घोषित किया तो उसने पटना में कंपनी के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ दिया था 1763 में, जिसके कारण अब पटना के अंग्रेज अफसर लिस्ट को कलकत्ता काउंसिलिंग नगर पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। जब उसने युद्ध छेड़ दिया तो इन्हें आक्रमण करने का, अब ये मीर कासिम को पता चला तो उसने पटना पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। और दूसरी ओर तरफ से जो मेजर एडम्स के नेतृत्व में सेना थी वो मुर्शिदाबाद की कूच करी। मुंगेर से कासिम ने रवानगी ली, और रास्ते में अनेक स्थानों जैसे कटवा, गिरिया, सूती नाता में अंग्रेजों ने कासिम की सेना को पराजित किया। अब जगह जगह पर मीर कासिम पराजित हो रहा था। मीर जाफर को नवाब बनाकर 1763 में अपना राज्य छोड़ अवध में वो शरण ले गया। अब यहां से वो भाग जाता है। अब मीर कासिम भागकर वहां से कहां पहुंच जाता है? अवध पहुंचा। अब अवध पहुंचा तो वहां पर नवाब जो था सिराज डेरा डाला हुआ था, और उस समय मुगल सम्राट शाह आलम था। वह मीर कासिम का साथ देने के लिए क्या होता है? तैयार हो जाता है। बिहार की प्रस्थान में मैंने बताया कि 22 से 23 अक्टूबर 1764 को, याद रखेंगे 22 से 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर के पास युद्ध हुआ। मेजर हेक्टर मुनरो, याद रखेंगे नाम, मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों ने जमकर युद्ध किया और अंग्रेजी सेना की विजय हुई, और मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग गया। वहीं पर 1777 में उसकी मृत्यु हो गई। बक्सर के युद्ध में विजय के बाद ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश संप्रभुता स्थापित हुई। अब देखिए निजामुद्दौला 1765 में से 1782। देखिए निजामुद्दौला जो था बंगाल का नवाब बनाया। बक्सर के युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव पुनः ब्रिटिश गवर्नर बनकर अब भारत आ जाते हैं। उसने बंगाल के नवाब मुगल सम्राट से जावरा से संधि कर ली। अब वहां पर संधि भी हो गई, ठीक है। अब संधि जब वहां हो जाती है उसके बाद देखिए कौन कौन सी संधि आती है। पहली संधि आती है इलाहाबाद की, तो याद रखेंगे ये संधि मुगल सम्राट आलम शाह, तो यहां पर भी ये कर लेंगे। देखिए मुगल सम्राट आलम शाह द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई। फिर होती है इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। ये संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई। बक्सर युद्ध के कुछ समय पश्चात निजामुद्दौला बंगाल का नवाब बना, जो सिर्फ नाम का नवाब था, अंग्रेजों के निर्देशों पर निर्भर था। यही कारण था कि 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक बंगाल में द्वैध पद्धति शासन प्रशासन चला।
यानी द्वैध प्रशासन लागू तो 1765 में ही हो गया। अब क्या था, कर का अधिकार जो था नवाबों का था और जो शासन चलाने का अधिकार था वो ब्रिटेन का। जबकि सत्ता और शासन का अधिकार नवाब के पास हुआ करता था, और जबकि राजस्व वसूलने और टैक्स लगाने का अधिकार किसके पास था, अंग्रेजों के पास। इस द्वैध पद्धति प्रशासन के कारण अंग्रेजों ने दोनों हाथ से बंगालों का भरपूर शोषण किया। द्वैध शासन का सिद्धांत सबसे पहले लियोनेस कार्टेस नामक अंग्रेज ने प्रतिपादित किया था, जो बहुत दिनों तक राउंड टेबल का संपादक रहा। बाद में यह सिद्धांत 1919 ईस्वी के भारतीय शासन विधान में लागू किया गया, जिसके अनुसार अनेक प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ। याद रखेंगे, द्वैध शासन का जनक लियोनन कार्टेस था। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में 1765 में हुई। अब हुआ क्या है, जैसे ही इनके हाथ में शासन आता है, अब शासन तो आ जाता है हाथ में, इसी कारण एक तो बेचारे ये कंपनी थी व्यापार करने की, तो शासन सत्ता का इन्हें इतना अनुभव नहीं था। दूसरा, भ्रष्ट अधिकारी मिल गए। अब वो अपने आप को लूटपाट करने में लग गए, खूब बाबूजी बनकर घूमने लगे, और लोगों का बारे में और जनता के और प्रजा के बारे में उन्हें कोई ध्यान नहीं था। और इससे भी बड़ा कारण हो जाता है कि 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ जाता है। अब वो कहते हैं कि एक तो सिर मुड़ाया, ऊपर से क्या पड़ गए ओले। तो यही एक कारण हुआ कि अकाल पड़ा। अब बंगाल में लगभग 1/3 जनता जो थी काल के गर्त में समा गई। अब इससे हुआ क्या, जब ये बात ब्रिटेन को पता लगी, तो इसीलिए वहां से रेगुलेटिंग एक्ट बनकर आया 1773। देखिए, वो एक्ट का जो है मैंने संविधान वाले पोर्शन में पढ़ा चुका हूं, तो आप वहां जाकर पॉलिटी वाले पोर्शन में, पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट में वो सब देख सकते हैं। अब जो हम अगला शासन पढ़ेंगे, तो अगला शासन देखिए, अब हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा बंगाल, तो अब पढ़ेंगे हम अवध। अवध के बाद हम मैसूर, और मैसूर के बाद मराठा, मराठा के बाद हम पढ़ेंगे क्या, मराठा के बाद जो हमारा होगा उसमें जाएंगे हम सिख, सिख के बाद आप जाएंगे सीधे उत्तर मुगल काल, और उसके बाद हम अपने महात्मा गांधी या क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ आएंगे। इस तरीके से हमारी सीरीज चलेगी। बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए, और कैसा लगा अपनी राय जरूर दें। और साथ ही अब वीडियो के बाद प्रत्येक सुबह, देखिए शाम में वीडियो अपलोड होंगी, सुबह में 8 बजे टेलीग्राम लिंक पर पीडीएफ डाली जाएंगी, जिसमें आपके वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जिनको आपको लगाना है। उन क्वेश्चनों के आंसर आप देने का प्रयास करेंगे। आपने वीडियो में कितना सीखा, कितना पढ़ा, वो सब आप अपने आप को क्वेश्चनों के माध्यम से जांच सकते हैं। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।